एप्लीकेशन फिल करने के बाद यूनिवर्सिटीज किस स्टेप को आगे लेके जाती है, कोर्स बेस और रिसर्च बेस के बारे में किस इंफॉर्मेशन हासिल, तो आपने एप्लीकेशन भी फिल की, उनके बाद जूम पे इंटरव्यू हुए या इस तरह, उनके बाद क्या होता है यूनिवर्सिटी के सर्च से लेकर एडमिशन लेटर तक, इसी में अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन और रिकमेंडेशन लेटर के, लेकिन अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो ये कि लेट्स सपोज आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट की, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड थे वो हमने एक्सप्लेन की। यूजुअली जो आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया था, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है और उसके बाद एडमिशन लेटर मिलने तक कौन से स्टेप्स से आपको गुजरना होता है? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, एक कोर्स बेस्ड मास्टर्स होता है, एक रिसर्च बेस्ड मास्टर्स होता है। तो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स जो होता है, उसमें आपको सुपरवाइज़र को अप्रोच करना पड़ता है। यू हैव टू ईमेल देम कि ये मेरी रिसर्च है और आपसे ये मिलती-जुलती है, तो आप प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप में ग्रुप का पार्ट बना दें। जी बिल्कुल। तो उसमें तो एक अलग से ये एडिशनल प्रोसेस होता है कि आपको ईमेल करनी पड़ती है और उसके बाद ईमेल्स के बाद अगर आपको फ़ेवरेबल रिस्पॉन्स आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर आप रिस्क उठा सकते हैं और अप्लाई कर दें। फिर चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स होता है, उसमें आपको ईमेल्स नहीं करनी पड़ती हैं, आपको स्ट्रेट अवे बस ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस के ये जो एप्लीकेशन सबमिट होती है, तो ये डेडलाइन पे मत किया करें। ये डेडलाइन से थोड़ा-सा पहले किया करें, क्योंकि यूजुअली रिकमेंडेशन लेटर्स की जो ईमेल्स जाती है ना, जी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो प्रोफेसर्स को खुद ही ईमेल्स जाती हैं। और फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस टाइम से लेके डेडलाइन तक, जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, उस टाइम के बीच में जो है प्रोफेसर्स को रिकमेंडेशन लेटर्स भेजने होते हैं। ठीक है। तो ये काम होता है, उसके बाद जो लेटर आता है, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोफेसर आपको लिख के देता है वो आपने सबमिट कराना होता है। आपकी रिकमेंडेशन लेटर के बाद यूनिवर्सिटीज जो है प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है जिनका रिकमेंडेशन लेटर आपने सबमिट कराया। एक्चुअली कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में हम खुद नहीं कर सकते सबमिट। हम जो है सिर्फ़ प्रोफेसर्स का नाम, ईमेल और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स फिल कर देते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। ठीक है। फिर वो खुद ही अप्रोच करती हैं उनको फॉर्म्स सेंड कर दिए हैं और फिर उनको फॉर्म्स जो है वो फिल करने पड़ते हैं और साथ में जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोटे-छोटे, या कहीं-कहीं पे होता है कि प्रॉपर एक पैराग्राफ लिख दें, कोई एसे लिख दें इस बच्चे पे, तो वो खुद ही फिल करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होता है सारा। तो इट मीन जिस प्रोफेसर का कांटेक्ट आपने देना होगा, डेफिनेटली ये आपने मेक श्योर करना है कि उससे आप इन कांटेक्ट हो और आप उसे बताएं कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक ईमेल की है तो आप। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत पहले करना पड़ता है काम, क्योंकि यूजुअली टुवर्ड्स द एंड प्रोफेसर्स के बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमारा लिख दें, हमारा लिख दें। तो ये मतलब जब आप अप्लाई करने लगे तो उससे भी पहले जो है प्रोफेसर को किसी न किसी को पकड़ लें कि प्लीज़ जो है हमारा रिकमेंडेशन लेटर लिख दें। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको प्रोफेसर्स जो हैं वो ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको जानते हों, जी। लेकिन ऐसे भी सिलेक्ट नहीं करने जो हो सकता है वो लेटर ही ना लिख पाएँ। तो कोई एक बैलेंस आपको ढूँढना पड़ेगा कि वो लेटर भी लिख पाएँ और आपको जानते भी हों। तो ये थोड़ा-सा ट्रेड ऑफ होता है इसमें। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, लेट्स सपोज आपने एप्लीकेशन फिल किया, ठीक है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद यूनिवर्सिटीज किस स्टेप को आगे लेके जाती है, कि मीन उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज, या जो है टेस्ट कंडक्ट करती है, या किस तरह बेस पे वो एडमिशन लेटर दे देते हैं स्टूडेंट्स को? तो मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ थी कनाडा में, तो अगर रिसर्च बेस्ड मास्टर्स है, तो ईमेल्स के बाद अगर किसी प्रोफ़ेसर को आपकी जो है वो प्रोफ़ाइल अच्छी लगी है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी लगी है उस प्रोफ़ेसर को, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वो यूजुअली कहते हैं कि एक ज़ूम पे एक मीटिंग रख दें ताकि हम एक-दूसरे को जान सकें। लेकिन कोर्स बेस्ड मास्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता यूजुअली, ठीक। जिन-जिन में मैंने अप्लाई किया था। तो ऐसा कोई इंटरव्यू की भी नहीं होती ज़रूरत और कोई टेस्ट भी नहीं होती। ठीक। अच्छा, एक्चुअली और ये बात कोर्स बेस और रिसर्च बेस के बारे में किस इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी? लेट्स सपोज अगर कोई बंदा कंप्लीटली न्यू है, तो उसको किस तरह पता लगेगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर हो रही है, ये कोर्स बेस है और ये रिसर्च बेस?
तो यूजुअली कनाडा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यूजुअली वो 2 स्ट्रीम्स ऑफ़र करती हैं, एक एम-एंग के नाम से होती है और एक एम-ए-एस-सी के नाम से होती है। तो वो एम-ए-एस-सी रिसर्च बेस्ड होती है और एम-एंग जो होती है वो कोर्स बेस्ड होती है और वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है, अगर उसको एकेडेमिया में जाना है, तो वो प्रेफ़र ये करे कि रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में अप्लाई करे। और जो इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहा है, वो एम-एंग में अप्लाई करे। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप वहाँ जाके और अ, एमएनज में रह के भी रिसर्च कर सकते हैं और एमएससी में रह के भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो आप क्या रिकमेंड करते हो? यूजुअली जिस तरह प्रोफ़ेसर को बाज़ औक़ात अप्रोच करना मुश्किल होता है या प्रोफ़ेसर की हुँ। एक्सेप्टेंस लेना जो है वो मुश्किल होता है, तो व्हाई नॉट स्टूडेंट शुड गो फॉर कोर्स बेस्ड मास्टर? तो मैंने यही किया था कि मैंने स्टार्ट तो रिसर्च बेस से किया था, लेकिन मुझे आई वाज़न्ट सक्सेसफुल इन अप्रोचिंग अ प्रोफ़ेसर। मैंने बहुत ईमेल्स भेजी, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं थी और मेरा उस टाइम पे जब मैं अप्लाई कर रहा था, उस टाइम पे मेरा इतना अच्छा प्रोफ़ाइल भी नहीं था रिसर्च का। तो फिर मैंने आई गिव अप और मैं कोर्स बेस्ड की तरफ ही चला गया। लेकिन कोर्स बेस्ड का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें फंडिंग नहीं होती, स्कॉलरशिप्स नहीं होती फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन रिसर्च बेस्ड में होता है कि अगर आपका प्रोफेसर मान जाता है, तो वो यूजुअली फुली फंडेड होता है, ट्यूशन की फीस नहीं होती। तो ये एक ट्रेड ऑफ आ जाता है इसमें। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सपोज़ आपने एप्लीकेशन भी फिल की, उनके बाद ज़ूम पे इंटरव्यू हुई या इस तरह, उनके बाद क्या होता है? वो आपको एडमिशन लेटर दे देते हैं कि आप इस डेट तक फीस सबमिट कराएँ या क्या प्रोसेस होता है आगे? तो जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर वो मिकमास्टर में ये हुआ था कि उन्होंने मुझे पोर्टल पे एक क्वेश्चनेयर भेजा था कि आप क्या एक्सेप्ट करते हैं लेटर या फिर नहीं। तो ठीक, मैंने तो येस कर दिया था। वो यूजुअली 1-2 हफ्ते का टाइम होता है, उसमें आपको एक्सेप्ट करनी होती है ऑफर या डिक्लाइन करनी होती है। उसके बाद जो है मैंने उनको पूछा कि फी कब पे करनी है, तो उन्होंने कहा यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द टर्म आपको फीस जो है वो पे करनी होगी। बट ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ठीक, डिपेंड करती है। ठीक। आपने उसके बाद ऑलमोस्ट 50% या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपने फिल की? जी, फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट कंप्लीट फीस? फर्स्ट सेमेस्टर इनकम्प्लीट। ठीक। तो ये तो तमाम पॉइंट्स हुए जो लेट्स सपोज़ यूनिवर्सिटी के सर्च से लेकर एडमिशन लेटर तक। इसी में अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं या मीन्स अगर बंदे ने किसी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना एप्लीकेशन प्रोसीजर में, ओवरऑल कोई पॉइंट अगर आप या कोई एडवाइस आप ऐड करना चाहते हैं, तो क्या कहोगे? एज़ सच ये है कि एडवाइस ये है कि जल्दी प्रोसेस को स्टार्ट करें। जैसे मैंने थोड़ा-सा डिले कर दिया था प्रोसेस को स्टार्ट करने में। दिसंबर 2019 में मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन इससे भी अगर आपको रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में जाना है, तो थोड़ा और पीछे लेके जाएँ प्रोसेस को। जैसे फॉल 2020 में 2021 में जाना है, तो उसको जो है फॉल 2020 में ही प्रोसेस जो है एक सोचना शुरू कर दें, प्रोफ़ेसर्स के को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे एक जो अंडरग्रेड की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर थे, वो कहते थे कि एट लीस्ट 1 महीना जो है आपको प्रोफ़ेसर को स्टडी करना पड़ेगा, तभी वो आप जब उसको रिप्लाई कर ईमेल करेंगे, तभी वो रिप्लाई करेगा। हम उस वक़्त सीरियसली नहीं लेते थे इस बात को, लेकिन वो ठीक कहते थे कि जब तक आप प्रोफ़ेसर को 1 महीने तक स्टडी नहीं करेंगे, उसकी रिसर्च को जान नहीं लेंगे, तब तक वो कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो ज़बरदस्त, अच्छा खासा टाइम जो है आप रिज़र्व करें, पहले ही स्टार्ट कर दें, डेडलाइन्स का वेट बिल्कुल ना करें। ठीक। इसके अलावा लेट्स सपोज़ अगर मैंने सितंबर 2022 में जाना है, तो एटलीस्ट 2021 सितंबर से मैंने प्रोसेस को या इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, 2021 के सितंबर में सोचना शुरू कर दें और अक्टूबर-नवंबर में जो है आप एप्लीकेशंस को विज़िट भी कर लें, वेबसाइट्स भी विज़िट कर लें और प्रोफ़ेसर्स की जो रिसर्च है, उनको भी जो है आप गूगल स्कॉलर पे देखना शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें, पेपर्स उनके पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। और जो कोर्स बेस है उनके लिए क्या मशवरा होगा कि बस वो एप्लीकेशन प्रोसेस और लेटर ऑफ मोटिवेशन इनके बारे में डिटेल से पढ़े, फीस जी, स्ट्रक्चर? क्योंकि जैसे जी, बिल्कुल। तो जो कोर्स बेस्ड है, वो जो है एसओपी पे ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि उनका जो प्रोफ़ाइल जाएगा एडमिन के पास, तो वो सिर्फ़ एसओपी होगी और कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, आईएलटीएस का स्कोर होगा और रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे। तो वो जो है अपने प्रोफ़ेसर्स को पकड़ना शुरू कर दें कि हमारे जो हैं वो रिकमेंडेशन लेटर्स लिख दें और अपनी जो एसओपी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि इफ़ेक्टिव जो एसओपी बनती है, तो ऑन एवरेज 2 महीने जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं
बहुत अच्छी एसओपी लिखने के लिए। जो ज़्यादा तेज़ होते हैं वो 1 महीने में भी लिख लेते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए वो 10 दिन में भी लिख लेते हैं। तो एसओपी में भी अच्छा खासा टाइम लगाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद हारिस भाई आपसे एसओपीज रिकमेंडेशन लेटर के बारे में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच।